ये बोरीवली के मतदाताओं का अपमान है, ये बोरीवली के कार्यकर्ताओं का अपमान है। मैं 90% चुनाव बोरीवली के अस्मिता के लिए, बोरीवली के मतदाताओं के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ। ऐरा गैरा किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता के बारे में कंप्लेंट करता होगा तो पार्टी में आज की तारीख में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको बुलाकर बातचीत करे, पूछे कि भाई क्या सही है करके। और सबसे ज़्यादा जवाबदारी मैं नाम लेकर कहना चाहूँगा कि सुनील राणे का है। ये व्यक्ति आने के बाद में उत्तर मुंबई का और बोरीवली का माहौल ज़्यादा बिगड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश कौन होगा आपका विधायक। आपका विधायक में मीन्स 2088 विधानसभा सीट के लिए महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और नामांकन का जो प्रक्रिया थी उसका शोर थम चुका है। और ऐसे में लगातार अब चुनावी समीकरण को लेकर सभी राजनेता और सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनावी समीकरण में अपने अपने चुनावी क्षेत्र में उतर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा का जहां पर पिछले 35 साल से एक ऐसे उम्मीदवार, एक ऐसे जनप्रतिनिधि ने जो है लोगों की हर समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। उनका नाम है गोपाल शेट्टी। लेकिन इस बार उन्हें निर्दलीय कहीं ना कहीं नामांकन भरना पड़ा है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि बीजेपी में 35 सालों तक नगर सेवक से लेकर सांसद तक जिन्होंने पार्टी के लिए एक कर्तव्य निष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने लगातार बयानों में ये कहा है कि मैंने टिकट नहीं मांगा था, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लेकिन जो जनता की मांग है उसको लेकर, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है और उसी को लेकर गोपाल शेट्टी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। हमारे साथ खुद गोपाल शेट्टी जी हैं। सर, इन24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। जिस तरीके से लगातार अब चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गोपाल शेट्टी जी ने नामांकन किया है, क्योंकि मैंने आपका हर स्टेटमेंट देखा जिसमें आपने कहा कि मैंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा है, लेकिन जनता ने मुझे ये प्रोत्साहन दिया है कि आप चुनावी मैदान में आए। देखिए, मैं फिर एक बार इस बात का खुलासा करना चाहूँगा कि मैंने कोई विधानसभा का टिकट पार्टी के पास मांगा नहीं जी। ये बात सही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम दिया। पार्टी ने जब एक सर्वे करते हैं एजेंसियों के माध्यम से तो लोगों ने कहा कि भाई इसमें गोपाल शेट्टी का नाम क्यों नहीं है, और लोगों ने नाम देते देते बड़ा हो गया। पार्टी के भी बड़े पैमाने पे नेताओं का इच्छा था कि गोपाल शेट्टी ने फिर एक बार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में उतरना चाहिए, और सब बातें चली, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन मैं स्वयं जो वर्तमान में विधायक है उसके साथ में 3 नाम मांगे थे, तो उसके बाकी बोरीवली के 2 नाम दिए थे। इन सारे नामों को अनदेखा करते हुए बोरीवली में फिर एक बार लोगों की ये चाह थी कि भाई लोकल लोगों को टिकट देना चाहिए कोई भी पार्टी ने। उसके बावजूद में फिर एक बार, चौथी बार, पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार फिर बाहर के उम्मीदवार को लाकर चुनाव लड़ाना, ये बोरीवली के मतदाताओं का अपमान है, ये बोरीवली के कार्यकर्ताओं का अपमान है। और बोरीवली के लोगों ने जब मुझे नेतृत्व करने का इतना लंबा समय दिया तो जो गलतियां हैं उसको सुधारने का काम भी मेरा ही होता है, क्योंकि आप टीवी के इंटरव्यू मेरा ले रहे हो, बाकी किसी का तो ले नहीं रहे हो ना, इसलिए ये मैंने ही करना चाहिए, ऐसा लोगों ने मुझे ललकारा। और मुझे भी सही लगा कि ये कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, तो उसको घर में भी गलतियां होती तो घर के लोग इसको सुधारते हैं ना, तो मेरे घर में जो गलतियां हो रही है उसको मैंने सुधारने के लिए कोई ना कोई पहल करना चाहिए। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, मैं अपक्ष फॉर्म भर के इतना बड़ा चुनौती को मैं स्वीकारने जा रहा हूँ। मुझे अन्य पार्टी के लोगों ने ऑफर भी दिया, लेकिन मैं नहीं कहा मैं अगर अन्य पार्टी में जाकर चुनाव लड़ता हूँ तो फिर लोगों के मन में ये आएगा कि इनको चुनाव लड़ने की इच्छा है। मैं इसलिए अन्य पार्टी में भी नहीं जाऊँगा, मैं अपक्ष लड़ूंगा। और सारे लोगों ने मुझे मदद करना चाहिए, ये भी मैंने मांग की है लोगों से। सारे लोगों ने मुझे मदद करनी चाहिए कि मैं एक अलग विषय को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे एमएलए बनना है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं जो करेक्शंस की आवश्यकता है पॉलिटिकल सिस्टम में इन दिनों में, उसके लिए लड़ रहा हूँ। और ये पहली बार मैं अभी टीवी में फॉर्म भरने के बाद मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं 90% चुनाव बोरीवली के अस्मिता के लिए, बोरीवली के मतदाताओं के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ। 10% चुनाव में मेरे लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें अभी आज पेपर में और सोशल मीडिया में फ्लोट होना प्रारंभ हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कौन कर रहा है करके, पता चलेगा। तो जो गलत आरोप लगाकर सही लोगों को भी बदनाम करने का काम जब हो रहा है, ये तो बहुत लंबे काल से भगवान रामचंद्र जी के समय से ही चल रहा है। तो मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन जो आरोप लगते हैं
उसका मुंह तोड़ जवाब भी मुझे आने वाले दिनों में देना है। 50-50 साल पार्टी में काम करने के बाद अगर कोई ऐरा गैरा किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता के बारे में कंप्लेंट करता होगा तो पार्टी में आज की तारीख में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको बुलाकर बातचीत करे, पूछे कि भाई क्या सही है करके, क्या सही है करके, क्या गलत है करके। और 50 साल काम करने के बाद में भी एक अच्छा सर्टिफिकेट अगर आप दे नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप धब्बा लगाएंगे का भी तो अधिकार ये नहीं चलेगा। इसलिए जो कुछ भी बातें आई, और मैंने अपना जीवन को इतना इंटैक्ट मैंने रखा है जी, मैंने इंटैक्ट रखा है। इसलिए मैं परसों जब बीजेपी ऑफिस में से निकला तो पीयूष गोयल जी हमारे सांसद, हमारे नेता, उनके सामने योगेश सागर, अतुल भातखलकर जी और मनीषा ताई, ये तीनों विधायक थे, उनको मैंने कहकर आया है कि मैं सारी बातें जनता में करने वाला हूं। और पीयूष गोयल जी तो दिल्ली से अभी आए हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा जानकारी उनके पास नहीं होगी, आप लोगों ने उनको जानकारी देना चाहिए मैंने क्या पाप किए है करके। अब ये योगेश सागर की जवाबदारी है, ये मनीषा ताई की जवाबदारी है, या अतुल भातखलकर की जवाबदारी है, क्योंकि सिस्टम में से कुछ बातें इनको सबसे पहले पता चलता है ना। और सबसे ज्यादा जवाबदारी मैं नाम लेकर कहना चाहूंगा कि सुनील राणे का है। सुनील राणे का सबसे ज्यादा जवाबदारी है, क्योंकि ये व्यक्ति आने के बाद ही, अब तो कुछ बातें मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको ललकारूंगा तो हो सकता है कुछ 2000 गलत भी रिपोर्ट उनके पास हुआ होगा तो बताएंगे करके। ये व्यक्ति आने के बाद में उत्तर मुंबई का और बोरीवली का माहौल ज़्यादा बिगड़ा है। इसलिए सुनील राणे को भी मैं कहूँगा कि आपने मार्केट में लाइए जो बातें आपको जानकारी मिली है करके, या तो आप पीयूष गोयल जी को दीजिए, पार्टी के बड़े नेताओं को दीजिए जो इन दिनों में सारे पार्टियों का पोल खोलने वाले हैं। तो सब बातों का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बहुत जब दूध पानी का पानी होना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव था, उस दौरान आप प्रचार कर रहे थे पीयूष गोयल जी के साथ में, तो उस दौरान मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था। मैंने यही सवाल पूछा था कि सर 10 साल जो पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि के तौर पर एज ए सांसद आपने सेवा की है, आज दूसरे को मौका मिला है, और आपने एक शब्द में मुझे जवाब दिया था कि मैं एक पार्टी का कर्मठशील कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जो जवाबदारी दी है मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, और आगे भी पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। ऐसे कर्मठशील कार्यकर्ता के साथ अगर इस तरह का होता है, जैसे आपने कहा कि जनता ने सर्वे में भी मेरा नाम किया और फिर टिकट कट जाए, तो कैसा प्रतीत होता है सर? देखिए, मैं फिर एक बार इसका खुलासा करना चाहूँगा। कार्यकर्ताओं ने नाम दिया, जनता ने नाम दिया, तो उसको टिकट देना ही चाहिए, इस मत का मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय काम किया है। नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। मैं तो इस मत का हूँ कि मैंने पार्टी को ये कहा था कि मैं अभी स्टडी हूँ, तो ऐसे समय पर कुछ लोगों को डेवलप करो तो आगे चलकर काम आएंगे। पीयूष गोयल जी को भी लोकसभा देने का पीछे का कारण ये है कि अभी पार्टी एकदम पीक पर है। अभी कोई भी नया उम्मीदवार आकर जीतेगा इसका मतलब नहीं कि बाहर से आना चाहिए करके, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर ले, मंत्री है, उसको एक्सेप्ट करने का पीछे का कारण भी ये है कि बड़े पद पर है वो, उत्तर मुंबई का वो बहुत भला कर सकते हैं, उनका व्यक्तिगत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नज़दीक का नाता है, तो बड़े लोगों का सहायता से भी उत्तर मुंबई के लिए बहुत कुछ वो कर सकते हैं, इसलिए उनको मैंने स्वीकारा। लेकिन पार्टी में एक होना चाहिए, अभी गोपाल शेट्टी ने पार्टी को बहुत ऊपर लाया है, गोपाल शेट्टी को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे समय पर सेकंड लीडर को प्रमोट करके आगे लाना चाहिए ताकि फिर वो आगे वो चला पाए। नहीं तो पार्टी का अगर समझो समय खराब आ जाता है, ऐसे समय पर आप रिप्लेस करके नए को लाएंगे तो फिर वो जीतेगा नहीं जीतेगा इसका कोई नक्की नहीं होता है। मैं तो इस मत का, इस विचार का हूँ कि नए पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊपर लाना चाहिए, नए पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊपर लाना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा बाहरी उम्मीदवार को लाकर यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, फेसबुक पर एक ट्रेंड हो रहा है कि गोपाल शेट्टी जी जिस तरह से अगर संजय उपाध्याय जी बाहरी हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से जाके यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने इसका जवाब भी कल दिया है। मैंने अनेक टीवी वालों को कहा कि मैं इस मत से 100% सहमत नहीं हूं कि बाहर का आदमी आना ही नहीं चाहिए। बाहर का आदमी कब आना चाहिए? वो विधानसभा में, वो लोकसभा में उतना लेवल का उम्मीदवार आपके पास नहीं है, और बाहर आपके पास अच्छा उम्मीदवार है तो उसको लाकर लड़वाना ही चाहिए, क्योंकि सीट जीतनी चाहिए और सरकार आना चाहिए, तो ही आप लोगों की सेवा कर सकेंगे। लेकिन एक बार, दो बार, बार तो ये होना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल, बार तो ये होना नहीं चाहिए। बार आप करोगे तो फिर आने वाले दिनों में पार्टी में कोई काम ही नहीं करेंगे। भाई यहाँ तो सिर्फ मजूरी ही करना है, नगर सेवक, आमदार और खास सांसद तो दूसरा ही कोई आकर बनेगा, तो पार्टी फिर लंबे समय के बाद में खत्म हो जाएगी। तो पार्टी को भी तो जिंदा रखना है, लोगों के विश्वास को भी कायम रखना है। तो ये बार जो हो रहा है
उसके बारे में मेरा प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बाहर का कोई भी आना ही नहीं चाहिए करके, क्योंकि अच्छा उम्मीदवार है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। और मैं दूसरा बात ये भी कहूँगा कि पार्टी जब पीक पे है और आप जीत सकते हो तो अच्छे कार्यकर्ताओं को भी मौका देकर उसको आगे बढ़ाने का काम भी पार्टी नहीं करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी के एमएलए हो या सांसद हो, उनको कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान ये डर सताए रहता है कि आने वाले चुनाव में मुझे टिकट मिलेगा या नहीं, या पार्टी किसी और को लाके यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि बाहर से अच्छा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर से जुड़ के आपके साथ कई सालों से काम कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए। लेकिन ये कई जगह पर हुआ है, सिर्फ बोरीवली नहीं, कई ऐसी विधानसभा है, चाहे वो मुंबा देवी विधानसभा की बात करें या बात करें यहाँ की मुलुंड की बात करें, ऐसे कई जगह है। ऐसे में क्या सजेशन देना चाहेंगे उन नेताओं को? मैं फिर एक बार यही कहूँगा कि कोई ऐसा विधानसभा है, कोई ऐसा वार्ड है कॉरपोरेशन का, या तो कोई लोकसभा ऐसा है जो वहाँ के उम्मीदवार, जो दर्जेदार उम्मीदवार अपने पास है, उम्मीदवार अच्छा है, प्रामाणिक है, परिश्रम भी करता है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार का है कि वो जीत नहीं पाएंगे, तो दूसरा एक उम्मीदवार जो उस विधानसभा या लोकसभा का नहीं है लेकिन अगल बगल का है, तो वो आकर इसको जीत सकता है, तो ऐसे लोगों का उपयोग करना ही चाहिए जी। ये पार्टी ने करना चाहिए। दूसरा, एक जो लड़ने को जाने वाला उम्मीदवार होता है उसने भी कुछ एथिक का पालन करना चाहिए। जैसे मुझे गत बार आप यहाँ से वहाँ से लड़ो, मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ताओं को पहले अन्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर नहीं लड़ूंगा। अगर लड़ने की नौबत आ भी गई तो इतना तो एथिक का पालन करो कि उस जगह के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जाकर मिलो। अब ये मिलने के बाद में समर्थन देंगे, स्वागत करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं देंगे, लेकिन सब आप एक फॉर्मेलिटी तो पूरा करो, एक फॉर्मेलिटी तो पूरा करो, इतना तो करना चाहिए। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूँ, ओवरऑल ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये जो एक ढांचा है, जिसको मैं कहूँगा, या तो जो सिस्टम है, उसको फॉलो अप करके ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए। आप जाइए, उनसे मिलिए, पार्टी ऐसा कह रही है, मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं से बात करना चाहिए, वो आने वाले उम्मीदवार ने भी बात करना चाहिए, तो फिर थोड़ा जो 50% जो गुस्सा है लोगों का वो तो कम हो जाएगा ना। 100% तो होना ही नहीं है। आपके बाहरी उम्मीदवार के सवाल पर संजय उपाध्याय ने एक जवाब दिया है कि मैं बाहरी नहीं हूं, मेरा कार्यालय मुंबई में था, मैं मुंबई कर हूं, मैंने बीजेपी और बोरीवली की जनता के लिए सेवा की है। और दूसरी तरफ पीयूष गोयल जी ने दावा किया है कि संजय उपाध्याय 1 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी होंगे। बहुत अच्छी बात है, ये तो जनता के हाथ में है ना। ये तो मैं भी दावा नहीं करता हूँ मैं कितने वोटों से जीतूंगा, फिर वो घमंड हो जाएगा जी। जिताने का काम तो जनता करती है, जिताने का काम कोई उम्मीदवार अपने बलबूते पे नहीं कह सकता है। इसलिए 7 बार चुनाव जीतने के बाद में भी आज भी मुझे कोई भी टीवी वाले ने 1 लाख के बता दो, मैं फॉर्म विड्रॉ कर लूँगा। मैंने कहा कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने वोटों से जीतूंगा, ये जनता के हाथ में है। दूसरी बात, संजय उपाध्याय एक अच्छा कार्यकर्ता है, मैंने कल भी सभी टीवी में कहा, मेरा संजय उपाध्याय के साथ में कोई झगड़ा नहीं। अब ये एक नया सिस्टम भी शुरू हो रहा है, अगर आपको कहीं चुनाव लड़ना है तो वहाँ पर एक दुकान ले लो, एक मकान ले लो, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर आए थे बोरीवली में नाम लेने के लिए, तो हमारे बगल के विधानसभा का एक आदमी को यहाँ पर सुनील राणी जी ने लाकर पदाधिकारी बना दिया। तो मैंने कहा कि ये कैसे है यहाँ पर है? तो बोलते नहीं, उसका यहाँ पर दुकान है, आप एक जगह पे दुकान ले लो, एक जगह पे मकान ले लो, तीसरी जगह पे जाके आप जमीन ले लो, और आप एक प्लान बना लो पहले से कि मुझे कहीं पर भी चुनाव लड़ना है तो ये मुझे करना है। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है? ये तो हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। अगर संजय उपाध्याय जी ने बोरीवली के लिए कुछ काम किया है तो ये हम लोग के लिए तो शर्म की बात है ना। बिल्कुल, हाँ, हमारे लिए शर्म की बात है। और संजय उपाध्याय में अगर इतना ही सोर्सेस है काम करने का, तो फिर एक मतदार संघ डेवलप करें ना जहाँ पर कोई भी नहीं है वहाँ पर। ये कहना अच्छा नहीं लगता है, अगर इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है तो उसके लिए ये जवाब है, अच्छा नहीं लगता ये। लेकिन जिस तरीके से बात करें चुनावी मुद्दों की, तो इस बार गोपाल शेट्टी जी का चुनावी मुद्दा क्या है? क्योंकि चुनावी समीकरण हर कोई नेता अपने अपने तरीके से बनाता है। विकास की अगर बात करें तो ऑलरेडी एज ए सांसद, एज ए विधायक आपने बोरीवली और आसपास के क्षेत्रों का काफी विकास किया। इस बार क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे? मैं फिर एक बार कहता हूँ कि जो आपने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर आपने ही दे दिया है कि विकास वो बोरीवली में अधिक से अधिक हुआ है। मतलब सब काम खत्म हो गया है क्या? तो बिल्कुल नहीं।
जो गार्डन प्लेग्राउंड बने हैं उसको फिर एक बार नया लुक देने का आवश्यकता है। रास्ते अगर बने हैं तो उसको बिगड़ गया तो उसको ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। आज भी बोरीवली के फुटपाथ तो बन गया, रास्ते बड़े बन गए, फुटपाथ बन गए, लेकिन उस फुटपाथ पे झोपड़ियाँ आने प्रारंभ हुई है, उसको निकालना है। ऐसे बहुत सारे, अब जब परिसर का डेवलपमेंट हो रहा है, पैसे का वो वैभव बोरीवली में बढ़ते जा रहा है, तो गुंडे बदमाश भी बाहर के आने लग गए, उसके ऊपर भी कंट्रोल करने वाला आदमी आने वाला दिनों में चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसके पीछे का मकसद ये चौथी बार बाहर का उम्मीदवार आकर बोरीवली में चुनाव लड़ता है, ये उसका पीछे का मुद्दा है। और जिस तरह से लाया जाता है, किसी से भी बात नहीं किए बिगड़ लाया जाता है, और फिर उसका सारा आरोप मुझ पर लगता है, और लोगों को भी लगता है भाई गोपाल भाई का इसमें हाथ है, मेरा हाथ इसमें नहीं है, और 100% मैं इस बात से सहमति जताता नहीं हूँ, ये दिखाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या ये चुनाव गोपाल शेट्टी के लिए चुनौती होगी? देखिए, हर चुनाव चुनौती होती है, हर चुनाव चुनौती होती है। किसी भी चुनाव को आपने बहुत लाइटली लेना नहीं चाहिए। बहुत लाइटली लेते हो तो फिर आपको घमंड हो गया है कि लोगों को तो मुझे वोट देना ही है। इसलिए हर चुनाव चुनौती होती है, और ये चुनाव भी चुनौती भरा है। अब तक कमल का फूल खिलाते गोपाल शेट्टी नजर आए हैं हर चुनाव जी में। हाँ। इस बार चुनाव चिन्ह को लेकर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? मैं एक तो टॉर्च दिया है, दूसरा सिटी उन्होंने बताया कि 3 ऑप्शन दिया है, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में टॉर्च को दिया है, और वो मेरे स्वभाव के मुताबिक है। गलत लोगों को ढूंढने के लिए टॉर्च से मैं ढूंढूंगा और उसके पर कार्रवाई करूंगा, इसलिए टॉर्च का दिया है। टॉर्च अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कार्यकर्ता असमंजस में होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के कमल पर जो है अब तक बटन दबाते थे, अब वो गोपाल शेट्टी के लिए टॉर्च या जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा चुनाव आयोग द्वारा उस पर दबाने के लिए उनके बीच जाने में कितना दिक्कत होगी? कुछ क्या उनको समझाना पड़ेगा? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि चुनाव चिन्ह को लेकर कार्यकर्ता और मतदाता जो है भ्रमित होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोकशाही बहुत सुदृढ़ होते जा रहा है जी। नेता बड़े हो गए, लेकिन नेताओं के दिमाग में मतदाता को वहीं देखते हैं 50 साल पहले का, ये उनके दिमाग में से निकल जाना चाहिए। मतदाता आज की तारीख में नेता से ज़्यादा होशियार हो गया है, क्योंकि वो चौतरफा सब बाजू देखकर काम करता है। हम लोग एक ही विचार के दुनिया में खोए हुए हैं। इसलिए ये बात मैं मानता नहीं हूँ कि 100% नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों को पता चलता है, क्योंकि आज बोरीवली में टॉपिक एक ही है कि गोपाल भाई चुनाव लड़ रहे और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रहे, तो फिर गोपाल भाई का चुनाव चिन्ह कौन है ये पहला ही पूछेगा मतदाता। हमने अक्सर देखा है कि चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो या पार्टी के लिए गए कोई फैसले को जो जनता के हित में ना हो, उसको हमेशा गोपाल शेट्टी जी ने विरोध किया है। जो जनता का हित हो उसको उसका ही समर्थन किया है गोपाल शेट्टी जी ने। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि उसी वही परिणाम है कि आज जनता आपके पीछे और इतने समर्थन के साथ कल जिस तरह से चुनावी नामांकन रैली में लोग उमड़े, वो कहीं ना कहीं उसी का प्रतिसाद आपको मिला है? सही बात बताई आपने, और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी। देखिए, पार्टी कोई भी हो जी, सभी पार्टियां लोगों का भला करने के लिए चुनाव के मैदान में आते हैं, पार्टियां चलाते हैं, बराबर है जी। अब पार्टी जब वो देश का मुद्दे को लेते होंगे, तो महाराष्ट्र के मुद्दे को लेते होंगे, पार्टी लेती है, पूरा ओवरऑल मुद्दे लेते हैं। लेकिन बोरीवली का मुद्दा क्या है, उत्तर मुंबई का मुद्दा क्या है, ये अगर किसी को पता है तो मुझे पता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको पता होगा। तो उस उम्मीदवार के उस मतदार संघ के लोगों की क्या समस्या है ये उसको पता है। उदाहरण के तौर पर समझो मलबार हिल का मतदार संघ है, तो वहाँ पर फेरी वाले और ऐसे लोगों का विरोध हो सकता है जी। तो वो विरोध बोरीवली में हो सकता है क्या? वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल अलग है। वो बड़े महंगे दुकान में भी भाजी पाला, फल फ्रूट वगैरह यहाँ पर बिकता तो खरीद कर लाकर चला सकते हैं। यहाँ पर वो नहीं चलेगा ना, यहाँ पर वो नहीं चलेगा, इसलिए मुझे उसका यहाँ पर समर्थन करना ही पड़ेगा। मलबार हिल में रहने वाले लोगों को झोपड़पट्टी वालों से घृणा हो सकती है, लेकिन वो घृणा बोरीवली के लिए लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर बोरीवली में झोपड़पट्टी है, बोरीवली में तो वैसे भी 90% झोपड़पट्टी निकल गया, 10% ही है, वो आने वाले 5 साल में हम पूरा कर देंगे। 100% झोपड़पट्टी मुक्त अगर कहीं होगा तो बोरीवली में होगा, ये मैं करके दिखाऊंगा झोपड़पट्टी मुक्त। लेकिन कुछ समस्याएं जो है वो है ना, उसका समर्थन तो करना ही पड़ेगा। मैं फेरी वालों का अगर समर्थन करता हूं तो मुझे इस बात का डर है, बिल्डिंग में रहने वाले अपर क्लास के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मार्केट बना नहीं है, भाजी पाला बेचने की व्यवस्था महानगर पालिका ने की नहीं है, तो लोगों को तो इस चीज़ की आवश्यकता है।
तो उसको बेचने का कहीं ना कहीं तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। मैं इन दिनों में कह रहा हूँ कि वापस रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो हर बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर ही एक 200 फुट का जगह बनना चाहिए जहाँ पर उस बिल्डिंग के लोगों को भाजी पाला फल फ्रूट मिले। इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये करने के लिए समय लगेगा, बिल्कुल। तब तक तो आपको चलाना ही पड़ेगा ना, तब तक तो उसको चलाना ही पड़ेगा। और इस बात को भी हमको मानकर चलना पड़ेगा, इस मुंबई शहर में 50% लोग बिल्डिंग में रहते हैं और 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। अब ये 50% झोपड़पट्टी के लोगों का नाता डायरेक्ट ये 50% बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ में है। बिल्कुल। सवेरे दूध का पैकेट वो झोपड़पट्टी वाला ला के देता है, न्यूज़पेपर वो झोपड़पट्टी वाला ला के देता है, दोपहर को भाजी बनना है तो फुटपाथ पे फेरे पीरे वाला बैठ कर बेचता है, वो रहता है। इस बिल्डिंग वाले के बच्चों को स्कूल में ले जाना है तो जो ड्राइवर वो लेके जाता है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का व्यवसाय तक पहुंचने के लिए वो ड्राइवर उसको सेट को वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है। वो सेट के दुकान में या तो कारखाने में काम करने वाले लोग, ये 50% झोपड़पट्टी के लोग हैं। तो एक ज्वाइंट वेंचर है दोनों का। ये लोग अगर सुखी अति सुखी होना चाहते हो तो ये लोगों को थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा, तो ये व्यवस्था चलेगी। और ये भावना हमारे देश के लोगों में है। हर बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति को मन में है कि उसके पास काम करने वाले सारे लोगों को एक 300 फुट का घर मिले, ये उनकी भावना है बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की। बिल्डिंग में रहने वाले और झोपड़पट्टी वालों का कोई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं। मतभेद है तो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से है। खबर ये भी थी कि गोपाल शेट्टी जी को मनाने की भी कोशिश की जा रही थी, पार्टी के नेताओं का कॉल या मैसेज आया। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जी। छोटे से छोटे पार्टी में भी अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसको समझाने का काम बड़े नेता करते हैं। जीतेगा नहीं हमारा उम्मीदवार, लेकिन वोट तो बढ़ेगा, इसलिए वो कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और मेरे जैसा व्यक्ति जब चुनाव लड़ता तो समझाना ये अनिवार्य है, अनिवार्य है। मैंने भी बहुत लोगों को समझाया। मुझे आज लोग समझाने आते तो मुझे गर्व नहीं होता है कि मेरे घर में कोई आया है, मुझे दुख होता है कि मेरे पार्टी के नेता को मेरे घर में क्यों आना पड़ा। इस बात का मुझे दुख भी होता है। इसलिए कोई ना आए इसलिए मैं चुपचाप बैठूं, ये भी ठीक नहीं ना, ये भी ठीक नहीं। तो ये करेक्शन तो आने वाले दिनों में किसी ना किसी को तो करना है ना, करना पड़ेगा। सही बात। बस वो करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। गोपाल शेट्टी जी अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, मैं जनता के ऊपर भरोसा है, मुझे लोकशाही के ऊपर भरोसा है। जो बेदाग जीवन मैंने काम किया है, 30 डेज 24/7 काम किया है, ये मैं नहीं कहता हूँ, तो मेरे मतदार संघ के लोग कहते हैं। और इन सारी बातों को लेकर मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अन्य पार्टी के लोग भी सहायता करेंगे। देखिए, मुंबई के लिए एक मिसाल होगा कि अन्य पार्टी के लोग भी अगर अच्छे काम करने वाले के पीछे खड़े रहते हैं, ये जिस दिन जनप्रतिनिधियों को पता चलेगा तो 50% अपने आप में सुधार लाना प्रारंभ करेंगे लोग। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने कहा कि जनता और जनार्दन है वो तय करेगी कि उनकी जीत को लेकर किस तरह से चुनाव में नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल उनका रोष जो है वो किसी प्रतिनिधि या प्रत्याशी से नहीं है, वो पार्टी के डिसीजन से है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।